बेसिक तो ही रखा है। अब तो वो सुबह वाले बैच के बराबर चल रहा है ना ये तो। बेसिक तो मैंने आपको कहा कि नया जो बैच शुरू होगा उसके अंदर मैं जिनको बेसिक्स दोबारा से पढ़ना है तो वो उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आज वो आए नहीं क्या? हाँ। और वो मैडम? अच्छा पहले ही? अब हमारे बीच नहीं रहे, क्लास छोड़ के चले गए। प्लीज भाई, वाह भाई वाह, क्या गलत इंग्लिश बोली। लो भाई, मेरी तो इंग्लिश आई कमजोर भाई। अब अपने ये बताओ, कल तक कहाँ तक मॉडल्स हो गए थे? मस्ट हो गया था। विल शैल नहीं हुआ अभी तक इस क्लास में। आज अपने विल और शैल से शुरू कर देते हैं। आपने सुबह वाली में विल शैल पढ़ा था ना? विल शैल हो गया था, इसमें नहीं होता, तो इसमें ना थोड़ा और अपने आगे का जो भी है वो पढ़ देते हैं। देखो भाई, विल और शैल है ना, इसके अंदर आपको एक नई चीज मिलेगी जो अभी तक आपको किसी भी मॉडल के अंदर नहीं मिली। और वो नई चीज क्या है कि ये ऐसा मॉडल है जो पर्सन पे डिपेंड करता है। सुबह लगाया था ये विल शैल, पढ़ा था ना? है ना, मतलब लगभग सभी ने पढ़ा था। तो आपने नहीं पढ़ा, एक आप भी रह गए। ठीक है, तो मैं इस एक तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह पढ़ा था तो अभी याद नहीं होगा। विल और शेल जो है वो पहला ऐसा आपको मॉडल्स का पेयर मिलेगा जो पर्सन पर डिपेंड करता है। कैसे? शेल जो यूज होता है वो फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी, शुक्र है याद है। आई और वी मतलब वो साधारण भाषा में कहें तो स्पीकर, जो स्पीकता है, जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। और जिससे बात की जाती है वो कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। जो सुनता है, जिसके बारे में बात की जाती है, थर्ड पर्सन होता है। बिल्कुल सही, शुक्र है याद है। विल जो है वो नॉर्मल केसेस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में यूज होता है। यूजुअल से एग्जांपल भी अपने देख लेते हैं, जैसे ठीक है जी, आज आप वाला एग्जांपल लिख देते हैं, आई शैल वर्क हार्ड। ठीक है, हालांकि ये डिटर्मिनेशन है? ओहो, प्रिंटिंग एरर, गलती नहीं, ये तो गलता है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, हालांकि डिटर्मिनेशन का केस है, यहाँ पर जो सही एग्जांपल जो बनता है वो विल बनता है। वो अपने देख लेंगे अभी कैसे आता है, क्यों आता है। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं कि वी शैल अटेंड द क्लास। अब पता है दिक्कत क्या है? शैल को हम लोग है ना शुड की तरह मान लेते हैं, और जब कहीं पर नॉर्मली शैल देखते हैं ना तो हमें फीलिंग आती है शुड वाली। तो मुझे क्लास अटेंड करनी चाहिए, अरे नहीं है, चाहिए चाहिए नहीं है। ये शैल जो है वो विल की सेंस देगा आपको। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, देखो विल और शैल दोनों फ्यूचर टेंस के अंदर ही यूज होते हैं, कोई फर्क नहीं है मीनिंग में। फर्क किसमें? यूसेज के अंदर। और यूसेज में भी कैसे? पर्सन, फर्स्ट पर्सन आता है शैल के साथ में, नॉर्मल केसेस, ये बात याद रखना, नॉर्मल केसेस के अंदर। और सेकंड और थर्ड पर्सन में आप विल का यूज कर सकते हो, जैसे यू विल हैव द आंसर। देखो अगर इसके बाद में वो वोवल साउंड आते हैं तो दी हो जाता है, अदरवाइज ये दा होता है। जैसे दी आंसर होता है वैसे तो, है ना? तो दी आंसर क्योंकि अ की आवाज आ रही है। अब ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, इस पर आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अपने है ना एक बुक तैयार हुई है, वो एक छात्रा को दी भी गई है क्लास के अंदर, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया है इंग्लिश सीखने में। दो तीन और है, हो सकता है उनमें से कोई एक हो। आपको एक काम करना है, वो जो बुक है उसके अंदर 1000 क्वेश्चंस हैं ग्रामर के। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है कि डेली के 50 50 50 के उसके अंदर सेट है टोटल। ठीक है, तो वो वाली जो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, सर से बात भी हुई है और सर ने हाँ भी करी इसी, सर तो क्यों ना करेंगे भाई, एक अच्छी चीज है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि अपना सेंटर उन गिने चुने सेंटर्स में से एक है जो छात्र हित पे है, मतलब गंगानगर के तो स्पेशली। तो सर ने है ना ये चीज अभी थोड़े दिनों में आपको ये सुनिश्चित की है हम लोगों को भी, कि वो बुक आपको मिल जाएगी। उसके अंदर 1000 क्वेश्चंस हैं ग्रामेटिकल एरर के। आप लोगों को स्पेसिफिकली, बाकी के स्टूडेंट्स को इसलिए अभी तक वो प्रोवाइड नहीं हुई है क्योंकि ये मैंने ही सर को कहा था कि 5 6 टॉपिक्स हो जाने दो। अभी अगर दे दिया आपको तो वो थोड़ा सा मोरल डाउन वाली बात आ जाती है कि इसका आंसर, इनमें से वे 50 में से 10 के ही आंसर मिल रहे हैं, बाकी के कैसे मिलेंगे? टॉपिक ही नहीं करवाया आपको।
वो उनको इसलिए जल्दी दे दिया, उनका सीडीएस का एग्जाम है, ठीक है, बस इसलिए यही बात है। ऐसा नहीं आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग कोई किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे रूसना मत भाई। आप लोगों को भी मिलेगी वो बुकलेट्स, थोड़े से टॉपिक्स हो जाने दो, या फिर अगर आप में से किसी ने सीडीएस का एग्जाम दिया है या देना है तो आप लोग भी बुकलेट ले जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो वैसे ही ले जाओ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे तभी तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे ना, थोड़ा सा ही तो एफर्ट है। वो जैसे हम लोगों को बीएसएफ में बोलते होते थे कि कुछ नहीं करना, आपने पहला कदम उठाना है बस, ऐसे करते करते दौड़ पूरी हो जाती है। यही तो करना है, इतना सही काम करना है, वो आपको बुकलेट्स मिलेंगे। मैं आपको बताऊं इंग्लिश की अपनी कितनी बुकलेट्स तैयार है। एक तो ये ग्रामर की जो बुक है, बड़ी मेहनत करके मैंने थ्योरी वाली बुक बनाई थी ये। वो अलग बात है कि उस बुक को बनाए को 5 साल हो गए, उसके बाद मैं थ्योरी में खुद ही बहुत आगे निकल गया हूँ। मैंने और इधर उधर से खुद भी नकल मार के पढ़ाई की है ना। एक आपकी वो कैब की बुक है जिसके अंदर प्रैक्टिस भी है, ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब वाली इसी के अंदर ही वो कर देंगे, होमोनिम्स वगैरह सब इसके अंदर ही आ जाएगा। एक बुक अपनी लगभग 10 फरवरी तक तैयार हो जाएगी। उसके अंदर है ना लगभग 10,000 वर्ड्स हैं वो कैब के, विद मीनिंग, विद सेंटेंस, और अलग अलग टाइप से। एक है ना पैसेज बनाया हुआ है, एक टाइप ही है उसके अंदर, एक पैसेज है उसके अंदर वो वर्ड्स हैं बहुत सारे, उन वर्ड्स को पैसेज में यूज करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बुक है वो ओनली प्रैक्टिस की है, ग्रामर प्रैक्टिस की बुक है वो आपकी, ठीक है, ओनली ग्रामर प्रैक्टिस, ठीक है। तो एक तो थ्योरी वाली हो गई, एक प्रैक्टिस वाली हो गई, एक वोकैब प्लस प्रैक्टिस है उसके अंदर, ठीक है। एक 10,000 वर्ड्स के मीनिंग लिखे, हालांकि है वो वोकैब वाली बुक। ये इतना अपने पास में इस वक्त असला बारूद तैयार है, ठीक है। आपको ये हथियार चलाने आ गए जिस दिन, तो उस दिन आप तबाही मचा दोगे। ये वास्तविकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंग्लिश सीखना। मैं खुद मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड का हूँ और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और मुझे इस बात पे कभी कभी घमंड आ जाता है कि जिन्होंने एमए इंग्लिश में की हुई है और जो फर्स्ट ग्रेड के बैचेस में पढ़ाता था, तो उसके अंदर जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनको वास्तव में कुछ नहीं आता होता था। या फिर आपने एमए कब करी सर? मैंने कहा मैंने करी थी, कभी नहीं, नहीं की हुई थी। मैंने तो सीखा है चीजों को, रटना नहीं होता, आपको चीज को सीखना होता है। और सारे के सारे सब्जेक्ट है ना सीखने वाले। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो साथ में मैप खोल के बैठते हो, आसान लगती है ना। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर आप इंग्लिश को मीनिंग या ट्रांसलेशन छोड़कर अगर आप वर्ड को समझने के हिसाब से पढ़ोगे तो आसान लगेगी। आप इसको एज अ सब्जेक्ट ना पढ़ो, एज अ लैंग्वेज देखो। मैंने तो आपको ये भी कहा कि इंग्लिश तो आपको एक बोर्ड पर लिखा हुआ कोई दुकान का नाम है, वहां भी इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी। एक एग्जांपल दिया था ना डेली नीड्स वाला, सुरतगढ़ रोड पे एक है दुकान, उसका नाम ये बेचारे का, वहां पर अपने वो क्या नाम है, ग्रामर लग गई। डेली एडजेक्टिव हो गया, नीड्स वहां नाउन हो गया, जबकि नीड तो मॉडल होता है। ग्रामर लग गई वहां पर। और डेली एडवर्ब होता है, वो वहां पर एडजेक्टिव बन गया। जबकि मैंने तो ये भी कहा था कि हमारा जो नाम होता है उसमें भी ग्रामर छुपी हुई है। जैसे जिसका भी जो भी नाम होता है, तो पहला नाम जो अपना प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा नाम अपना कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन होता है भाई। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, ऐसे कोई है, आप जानते नहीं, योगेश भार्गव, तो योगेश क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। और भार्गव क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे भार्गवों में से एक आगे आपकी इंग्लिश खराब करने, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया उसके अंदर। तो हर चीज में ग्रामर छुपी हुई है। आपको चाहिए पार की नजर और निर्मा सुपर। लो भाई, अब इधर आ जाते हैं वापस। विल और शेल को आसानी से पढ़ने के लिए या बिना रटे पढ़ने के लिए आपको ये देखना था कि विल और शेल एकमात्र ऐसा पेयर है मॉडल का जो सब्जेक्ट पे पर्सन पे डिपेंड करता है, और कोई मॉडल ऐसी हरकत नहीं करता, ठीक है। तो अब ये जो टाइप है ना सेंटेंस का, ये असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो है उसके अंदर आप चाहे फर्स्ट पर्सन के साथ में विल लगाओ चाहे आप शेल लगाओ, एक ही बात है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनेगा ना, तो भाई चेंज आ जाएगा इसके अंदर। इंटेरोगेटिव के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन के साथ में सिर्फ और सिर्फ शेल का यूज करना है। अगर बाय चांस आपको ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिल गया, विल आई गो देयर, मान लो एक भोंगड़ सा सेंटेंस है ये, विल आई गो देयर सही है क्या? पर्सन कौन सा है? विल नहीं, यहाँ पर शेल आएगा। इंटेरोगेशन में तो शेल का ही यूज करोगे आप फर्स्ट पर्सन के साथ में। ये बात नोट कर ली, आगे बढ़े फिर अपने। लिख लिया जी सभी ने? ये लास्ट वाला सेंटेंस कैसे लिख लिया? ये तो मैंने लिखवाया, ये भी है, इसको नोट कर लो फिर। अच्छा, पहले परसों का लिखा हुआ है।
कल लगी थी क्लास? अच्छा हाँ, कल कल छुट्टी नहीं थी ना। अरे इसमें तो कद्दू सा लगता हूँ। वो क्या हो गया? सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है इसलिए। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट मेरे को है ना वास्तव में ज्योग्राफी लगता है, क्योंकि उसमें वास्तव में सीखने को बहुत कुछ है भाई। आपको ज्योग्राफी आ गई तो कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। अच्छा वो क्या, हाँ वहां पे मुझे पता है, वो पत्थर लाल पत्थर वहीं मिलता है, हाँ पता है मेरे को, वो गया नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, नोट कर लिया। अब अपने देखते हैं इसके अंदर जो चमत्कारी बात आनी थी वो। आगे बढ़े। देखो कई बार क्या होता है, सेंटेंस के केसेस चेंज हो जाते हैं। केस चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि आपको है ना सेंटेंस में कुछ डेफिनेट चीजें मिलती है, जैसे या तो सेंटेंस में होगा कमांड की सेंस आएगी, या फिर ऑर्डर की, या फिर थ्रेट, हाँ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेशन, एक वर्ड आगे जैसे प्रोहिबिशन, एक वैसे प्रॉमिस प्रोमिस वाली भी चीजें आ जाती हैं। ये सब चीजें इसके अंदर यूज की जाती है। अगर सेंटेंस में आपको इनमें से किसी एक चीज की सेंस मिल रही है तो थोड़ा सा चेंज आता है सेंटेंस में, और वो चेंज क्या है कि ये यहाँ पर जो विल था ना, वो विल आ जाता है फर्स्ट पर्सन के साथ में, और जो शैल है वो यूज हो जाता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था इस बात का कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर निविदा सूचना एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते होगे, तो उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट कोई टेंडर वगैरह जो निकालती है, तो उसके अंदर आप देखना ऐसा लिखा होगा, वन शैल fulfill all the requirements if one wants to get it। कि अगर कोई व्यक्ति इस टेंडर को पाना चाहता है तो उसे सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि भाई उस पर कोई पुलिस केस ना चल रहा हो, कि पुराना कोई टेंडर लिया था वो अधूरा छोड़ दिया, या फिर जो है कि वो व्यक्ति किसी वो एक होता है ना कदाचार का आरोपी ना हो। आप अगर कभी नगर पालिका वाले अधिनियम वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर ये शब्द आपको सारे मिल जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम भी हुआ था वो ईओआरओ वाला, उसके अंदर बहुत ही एक डिफिकल्ट सी भाषा थी उनके लिए। वो टिपिकल भाषा होती है जो वहां पर काम कर चुके होते हैं नगर पालिका में, ज्यादातर लगते भी उनमें से ही है। एक वो एडवांटेज ले जाते हैं इस बात का। इसका मतलब ये नहीं आप जाके नगर पालिका ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पर वन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है भाई, बिल्कुल सही है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ में हमने क्या लगाया? शैल। क्यों लगाया? क्योंकि कौन सा केस है इनमें से? थ्रेट का, थ्रेट धमकाना। कौन सा? कमांड है ये। निर्देश जारी किए गए हैं, अपने से बोलते हैं निर्देश जारी हुआ है, ऑर्डर नहीं है। निर्देश, ऑर्डर आदेश होता है, उसका कोई है ना वो नेगेटिविटी नहीं आती उसके अंदर, मतलब कि आप ऑर्डर को नकार नहीं सकते हो। ठीक है, उसमें बाध्यता है मानने की। जैसे वो सावधान विश्राम वगैरह वाला एग्जांपल दे, जोमेटो वाला ऑर्डर देते हैं, उसके अंदर कमांड थोड़ी देते हैं। थ्रेट वाला मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बड़ा ही सिंपल सा, यू शैल फेस द म्यूजिक इफ यू विल नॉट अटेंड द क्लास। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है मुसीबत का सामना करना, ये एक इडियम होती है। फेस द म्यूजिक मतलब मुसीबत का सामना करना, कि आपको कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा अगर आप ढंग से क्लास अटेंड नहीं करते हो तो। क्योंकि आपकी नौकरी और आपके बीच में एक ही पुल है, वो ये क्लासेस है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो शैल फेस द म्यूजिक।
इडियम याद रहेगी ये वाली। फेस द म्यूजिक गाना सुनना नहीं होता भाई, फेस द म्यूजिक गाना सुनना। ठीक है। अच्छा, यहां पर यू के साथ में क्या आया, क्यों? ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, लेकिन शैल क्यों आया? कौन सा केस है ये सेंटेंस? ये थ्रेट का है क्या? धमका रहा है, क्योंकि उस दिन मैंने दूसरा सेंटेंस थ्रेट वाला लिखवाया था इसलिए। ये भी बहुत बढ़िया कारण है। अरे ये शेल फेस द म्यूजिक मतलब वो उसको एक तरीके से चेतावनी टाइप दे रहा है कि वो डरा रहा है, या चेतावनी या डराना। थ्रेट का मतलब और क्या हो गया? धमकी होता है ना, चेतावनी देना ही होता है कि देख लो, नहीं तो कल से आने नहीं दूंगा मैं पढ़ाने यहाँ पर। मान लो कोई ऐसे कह दे, सुबह जैसे 10 बजे क्लास होती है, कोई व्यक्ति डेली मान लो 10:15 बजे आ रहा है पढ़ाने के लिए, तो उसको ये बात सुनने को मिल जाए, तो ये कौन सा केस हो गया? थ्रेट हो गया। पता नहीं लोग लेट क्यों होते हैं, अपने टाइम पर ही आते हैं। ठीक है, कभी कभी। प्रोहिबिशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेधता। निषेधता सुना है आपने? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर बोलता है ना धूम्रपान निषेध है, बीड़ी पीते हुए, वो बताता है ये बात। तो निषेधता का मतलब मना करना। नोट लग जाएगा इनमें से किसी के साथ में तो वो निषेधता हो जाएगा। कैसे? दे शैल नॉट अटेंड द पार्टी टुमारो। ये उनके लिए प्रोहिबिशन मान लो जारी कर दिया गया कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। एक बारी कह दिया ना, मान लो ऐसे करे किसी ने प्रोहिबिशन जारी कर दिया, निषेधता बता दी कि अब उनमें से कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। निषेधता नोट लग गया। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें? कौन सा, ये सेकंड वाला क्या? इफ यू विल नॉट अटेंड द क्लास, ये असल में क्या है कि धमकी नहीं है ये वाली, ये कंडीशन बता रहा है कि अगर वैसे तो मैं आपको बता दूं कंडीशनल्स के अंदर मॉडल का यूज नहीं होता है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आप है ना दबाव देते हो, उस बात पर जोर देते हो, तो ये ना एक एम्फेसाइज वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर विल का यूज हो गया। वैसे विल ना भी यूज करो तो भी काम चल जाता है, लेकिन हमें एक तो नेगेटिविटी बतानी थी, एम्फेसाइज करना था। ये कोई धमकाने वाली लाइन नहीं है सेकंड वाली, वो फर्स्ट वाली है। और जो धमकी वाली लाइन है उसके साथ में आपने शेल लगा दिया, ये शेल आ गया। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक किसी प्रकार का? नोट कर लिया? फोटो खींच लो। ठीक है, तो नेक्स्ट कर दें पेज अपने। ऑब्लिगेशन अनिवार्यता को कहते हैं, उसका एग्जांपल देखो आप अनिवार्यता का। वन शैल वर्क एवरी डे फॉर वंस ऑन एम। ये ऑब्लिगेशन है कि अगर आप एम को पाना चाहते हो तो आपको हर दिन अपने एम के लिए काम करना पड़ेगा। थोड़ा 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 प्रयास करते रहो, एंड में जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो एक कलेक्टिव रिजल्ट होगा, उन प्रयासों को इकट्ठा किया जाता है जब। ठीक है जी, नेक्स्ट कर दूं अब। कौन से टाइप का? ऑर्थोपेडिस्ट क्या? हड्डियों का? डॉक्टर रेणुआ सबसे बढ़िया है। वो दूर बहुत पड़ता है, और रिक्को में जाओगे इतने खड्डों में एक और झटका पड़ जाएगा। नहीं, सबसे बढ़िया डॉक्टर रेणुआ जी है। ये है यही नजदीक ही है आप। एक तो नाम भी नहीं पता मेरे को, मतलब ये दुर्गा मंदिर के आसपास ही है। आप इधर जाओगे ना दुर्गा मंदिर के पास, आपको कोई ना कोई वहां पर एड्रेस बता देगा उसका। सबसे बढ़िया डॉक्टर है।
मतलब वो है ना, उन डॉक्टर्स में से एक है जो पेशेंट का फालतू खर्चा नहीं करवाना चाहते कि इसकी एमआरआई करवाओ और एक्सरे करवाओ, ये करवाओ, वो थोड़ा उस चीज में विश्वास नहीं रखते। अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल आप उनके पास जाए। आपको लेने क्या? ठीक है, रेणुआ जी के पास जाए। लो भाई, विल शैल हो गया, मस्ट हो गया, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, है ना। और देखते हैं अपने इसमें सबसे बढ़िया शुड। या फिर पहले मैं एक काम करता हूँ, जो सुबह वाले थे अपने, उन्होंने जो नहीं किया था, मैं वो मॉडल करवा देता हूँ पहले, है ना। वो नहीं, जो सुबह नहीं करवाए वो मैं अब करवा दूँ। देखो वैसे दो तीन ही है, शुड हो गया, वुड हो गया, और कौन सा रह गया अपना अभी? नीड डेयर यूज टू को एक बार साइड में रख दे, नीड डेयर यूज टू रहने दो। नीड डेयर यूज टू को एक बार अपने साइड में रख देते हैं, उसको साइड में। ought टू, शुड, वुड, है ना, ये तीन रहे, छुटपुट से ये बापड़े ऐसे ही हो जाएंगे। शुड, शुड को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं बोलना इसको ऐसे, वो भी नहीं बोलना। मॉडल का क्या मीनिंग निकलता है वो डिपेंड करता है उस सेंटेंस के ऊपर कि आप इस सेंटेंस को किस वे में यूज कर रहे हो। शुड असल में क्या क्या काम करता है पहले आप ये देख लो। शुड आपको बताता है एडवाइस या फिर सजेशन के बारे में। इस क्लास में नहीं हुआ ना। एडवाइस या सजेशन के बारे में बताएगा ये आपको, पहला पॉइंट। दूसरा, ये आपको कंडीशनल के बारे में भी बताता है, ये तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है इसका। ठीक है, एक ये आपको बताता है, अच्छा पॉइंट इसका ये आएगा, लेस्ट और शुड का एक पेयर होता है। अब देखो, अगर आप शुड को ये कहते हो कि इसका मीनिंग चाहिए होता है, तो फिर लेस्ट और शुड में इसका मीनिंग बहुत गलत बन जाएगा, है ना। तो इसका इसका मीनिंग होता है लेस्ट और शुड का, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, कहीं ऐसा ना हो, ये इसका मीनिंग है। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है भाई, इसके साथ में नोट मत लगा देना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अपने इंग्लिश में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है गलत। देखो भाई, एडवाइस या सजेशन, ये मोरल सजेशन भी बताता है आपको। मोरल सजेशन समझते हो? मोरालिटी समझते हो, जो गायब हो रही है दुनिया से, उसको मोरालिटी कहते हैं। तो मोरल सजेशन सुना है आपने? नैतिक कर्तव्य अपने संविधान का कौन सा भाग है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिकता नैतिकता सिनोनिम्स है। नीति निर्देशक तत्व, वो एक संविधान, वो अपने स्टेट के नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है, वो भी तो उनकी मौलिकता है ना, कि सड़क में खड्डे नहीं होने चाहिए। वो अलग बात है कि अपने यहाँ खड्डे में सड़क बना दी उन्होंने, कि ला भाई तू ये रख ले फिर। तो ये मॉरल सजेशन भी बताता है आपको। जैसे मैं ये कह दूं कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। यू शुड रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रीय सम्मान का, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करो, है ना। ये लोग कई बार उस पर खड़े नहीं होते हैं कि मैं क्यों हूँ इसमें, कोई संविधान में लिखा थोड़ी है। हालांकि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि इसको छोड़ दिया जाए, तो उस व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए फिर। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये कैसी सजेशन हो गया? मॉरल सजेशन है। शुड आ गया ना यहाँ पर, ये मॉरल सजेशन है। नॉर्मल सजेशन भी शुड वाला होता है। जैसे मैं कह दूं कि आई शुड ज्वाइन देयर कंपनी, ये यहाँ पर कोई मोरालिटी है या फिर वैसे ही नॉर्मल एक सलाह की बात कर रहे कि करना तो चाहिए भाई, उनकी कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, कि ले भाई तो शुड ज्वाइन आ गया यहाँ पर। ये नॉर्मल सजेशन है। एक और मॉरल सजेशन वाला अपने पास मॉडल है, आपने सुना ही होगा थोड़ी देर पहले सुबह ही, ऑट टू। ऑट टू होता है ना, वो सिर्फ मोरालिटी को बताता है, वो नॉर्मल सजेशन नहीं बता पाता बेचारा। कंडीशनल में ये कैसे यूज होता है? जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, अगर ऐसे लिखा जाए, इफ यू वांट टू मीट देम, यू विल, या फिर ऐसे होगा, यू
हैव टू रीच देयर ऑन टाइम, कि अगर तुम वहां पर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें समय पर पहुंचना पड़ेगा। अब क्या होता है कि ये वर्ड क्या है, इफ कंडीशनल है, ये कंडीशनल है भाई। इस इफ की जगह पे आप शुड लगा सकते हो। शुड यू वांट टू मीट देम, आगे ऐसे का ऐसा, यू हैव टू रीच देयर ऑन टाइम। नहीं वो नहीं करते, वो सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ दो ही मॉडल ऐसे हैं जो पर्सन पे डिपेंड करते हैं। और हम लोग थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं ना कि जैसे मैं आपसे पूछूं विल की जगह पास्ट में कौन आता है, वुड। शैल की जगह पास्ट में कौन आता है, वुड या शुड। तो ऐसे मत करना कि वो डब्ल्यू से शुरू है तो वुड आ गया, एस एच से शुरू है तो शुड आ गया। विल और शैल की जगह पास्ट में वुड का यूज होगा या शुड का यूज होगा, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। ठीक है, वो अपने कल जैसे मॉडल जब पूरे हो जाएंगे ना तो इनके जो अलग से जो यूसेज है वो अपने कल उस पर बात करेंगे, तब जाके ये चीज समझ में आएगी। और वास्तव में ये सब्जेक्ट ऐसा ही है कि अगर मान लो आप ऐसे दिन में 2 बार क्लास लगा देते हो या फिर घर जाके साथ में 15-20 मिनट और पढ़ देते हो तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वास्तव में इतना इजी सब्जेक्ट है ये। इजी मतलब कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल का मीनिंग ये रहेगा कि इसमें आपके पास हर चीज का जवाब रहता है और कुछ भी इसके अंदर फिक्स नहीं है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल सेंटेंस है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं कि ये टॉपिक मुझे व्हाट्सअप कर देना। और व्हाट्सअप क्या है, ऐप का नाम है। और नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो मैंने ये बोला कि ये टॉपिक व्हाट्सअप कर देना, तो ये व्हाट्सअप करना क्या बन गया सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब बन गया। बताओ, इतना फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है ये। जियोग्राफी में ऐसे कर सकते हो कि ये मुझे हिमालय कर देना और ये शिवालिक हिमालय कर देना, ऐसा तो नहीं होता। कि ये डिमना लेक कर देना, नहीं होता ऐसे उसके अंदर। उनमें जो चीज है वो वैसी ही रहेगी। इसके अंदर चेंज कर सकते हो, इसमें भी और अपनी प्यारी हिंदी भाषा के अंदर भी। ग्रामर जो है ना, लैंग्वेज जो, बहुत आसान चीज है। बस आपका मन होना चाहिए सीखने का। ठीक है, तब जाके इधर आप जोर लगाओगे और फिर ये चीजें समझ। ठीक है, ये वास्तविकता मैंने आपको बता दी है। ये नोट नोट कर लिया। एक मैंने लिखा अभी, लेस्ट और शुड। ये क्या बन गया, लेस्ट और शुड। लेस्ट और शुड का मीनिंग क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो। ये नेगेटिविटी को शो करता है भाई। आप ऐसे मत समझना कि शुड का मतलब हमेशा चाहिए ही होता है। तो एक सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड मिस द अपॉर्चुनिटी। इसका मीनिंग बता सकते हो सेंटेंस का। मतलब वो यही कह रहा है, सजेशन ही दे रहा है एक तरीके से। हालांकि शुड का यूज आप देखोगे इनडायरेक्टली सजेशन ही आ रहा है, इसमें भी सजेशन है। ये जो कंडीशन होती है वो एक तरह की सलाह होती है। ये भी सलाह है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, के मिस द अपॉर्चुनिटी। एक तो एग्जांपल से बैठा हुआ है कि हार्ड वर्क करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस मौके को गवा दो, कहीं ऐसा ना हो। आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर आप कहते हो कि शुड तो चाहिए ही होता है, मान लो आप जिद पे अड़ जाओ, मैं तो शुड को चाहिए ही पढ़ूंगा, तब आप इसको ऐसे बोल सकते हो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड मिस द अपॉर्चुनिटी। हार्ड वर्क करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। कहीं ऐसा ना हो की जगह आप ये भी याद रख सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे ना चाहिए। अब तो खुश हो, है। नहीं, शुड है तो चाहिए, चाहिए तो लगाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेस्ट का मतलब नहीं होता। लेस्ट ना आए तो इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा। वर्क हार्ड कॉमा यू शुड मिस द अपॉर्चुनिटी, हार्ड वर्क करो और तुम्हें मौका गंवाना चाहिए, उसका मीनिंग ये हो जाएगा। इसलिए हार्ड वर्क करने के मौका गवा दे तो फिर वर्क करना ही क्यों है। बैठे हैं आराम से फिर सर्दी में रजाई में, रोटी पानी तो घर वाले भी चढ़ा ही देंगे कुछ दिन। लो भाई,
अभी जैसे ना एक वो आए थे मैडम, इंक्वायरी आई थी, तो वो हम लोग 3-4 जने थे कि हाँ जी क्या नाम है और ये और वो ऐसे करके, मुझे मैडम आप भी, नहीं नहीं मेरी तो शादी है 4 तारीख को। इतने इसमें राजी होने वाली क्या बात है? वो तो देखो एक सार्वभौमिक सत्य है ये तो, कि कोई जैसे पूछता है कि तू आखिरी बार कब हंसा था, 13 फरवरी या 13 नवंबर को। हाँ? उसके बाद फिर मेरा ब्याह हो गया, अब लोग ही हंस रहे हैं। तो खैर जैसे हम दूसरों पे हंस रहे हैं ना कि जैसे कोई और हो। खैर ये बात घर तक नहीं जानी चाहिए। अरे लेकिन वीडियो तो मैडम भी देखते हैं, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। मैं कह दूंगा आज रिकॉर्ड करी ही नहीं थी। है ये लाइव नहीं है, ये तो रिकॉर्डिंग है, इसके बाद लाइव नहीं है। लाइव हो तो फिर सर को मैं कह दूंगा बचा लो मेरे को एक बार तो। एक तो ना लाइव में और या रिकॉर्डिंग में यही दिक्कत है, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दे सकते। जैसे मान लो मैं कुछ कल को वो एग्जांपल दे रहा होता ना फेमिनिस्ट टाइप के, कई बार ऐसे बोल देता हूँ मैं क्लास में, तो कोई ऑफेंड भी हो जाते हैं, और ऐसा हुआ भी था। आप अपने टीचर पे हंसते हो? एक है ना वर्ड है, जैसे मैंने है ना वो कैब के अंदर करवाया था ये वाला वर्ड, शॉविनिस्ट। अब एक दिन मैं इसको है ना लाइव करवा रहा था क्लास में, ये मैं इससे पहले जिस शिक्षण संस्थान में अध्यापन का कार्य कर रहा था, वहां पर शोविनिस्ट का मीनिंग ये होता है कि जो अपनी जेंडर या रेस या मान लो कि आज के टाइम में कि अपनी जाति पर जो घमंड करे, मतलब ऐसी चीज पर घमंड करना जिसमें उसका कोई खास योगदान है नहीं। अब ऐसे है कि कोई मान लो कोई पुरुष है तो उसमें उसका कुछ योगदान है क्या कि वो पुरुष है, कि मैं मर्द हूं, मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोऊंगा, गर्म लाओ। तो वो शोविनिस्ट हो गया कि जो ज्यादा ऐसे करे कि हम लुगाई हैं, हम बैठ के जाएंगे, खड़ा हो जा वो, मतलब कि बेचारा गरीब आदमी 10 घंटे पढ़ा के बस में सीट मिली उसको, खड़ा कर दिया कि खड़े हो जा, और वहां पे वो जाके बैठ जाते हैं। तो वो महिला होने का घमंड हो गया। तो मैंने ऐसे करते करते ना मैंने क्लास में ऐसे एग्जाम्पल दे दिया कि है ना कई लोग अपनी बाइक के पीछे अपनी जाति लिखवा लेते हैं, है ना, वो असल में गलत चीज है, वो ऐसे होना नहीं चाहिए, वो शोविनिस्ट वर्ड आता है। मैंने 4-5 जातियों के नाम ले दिए, और मैं कह रहा हूँ शाम तक मैं बस बच गया, और है ना पूछने आ रहे थे कि वो इंग्लिश कौन पढ़ाता है यहाँ पे। मैंने टोपी, सर्दियों का ही टाइम था, जैकेट ऐसी सी थी, मैंने ऐसे करके बैग टांग, मैंने कहा ठीक है सर मैं चलता हूँ, मैं ऐसे करके निकल लिया उधर से। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद लग गया था वो कोई लॉकडाउन वाली बात नहीं है, वो दीपावली की से बाद वाली जो छुट्टियां होती है, दीपावली के बाद वाली, ये जो सर्दियों वाली जो होती है, आप बड़े बड़े दिनों वाली छुट्टी होती है वो होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने बच गए। तो मेरे को ना यूट्यूब वाली क्लास से ऐसे डर सा लगता है कि हमारे जैसे जो भोले लोग हैं ना वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। शुद्ध होना भी तो आज के टाइम में खतरनाक है। खैर कोई बात नहीं, झेल लेंगे हम लोग। लो भैया अब अपना ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, शुड। शुड के लिए एक बहुत अच्छा रूल ये आता है। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, लास्ट वीक दे शुड अराइव हियर ऑन टाइम। अब एग्जामिनर कह देगा कि इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, शुड क्यों गड़बड़ है इसमें। लास्ट वीक कैसा आपको सेंस दे रहे, पास्ट का, लास्ट वीक मतलब बीता हुआ समय। अब ये जो शुड है ना, ये जब सजेशन वगैरह बताता है तो ये प्रेजेंट टेंस के अंदर बता देता है। ठीक है, हालांकि कुछ बुक्स के अंदर, कुछ रेफरेंस बुक के अंदर कुछ भोंगल लोगों ने इसको अपनी बुक में सही माना हुआ है कि लास्ट पास्ट के अंदर शुड का यूज कर लो, लेकिन ओरिजिनली ऐसा होता नहीं है। शुड की जगह पर आपको एक वर्ड यूज करना होता है, कौन सा, हैड बेटर। ये हैड बेटर बहुत बढ़िया वर्ड है वैसे। मैं आपसे पूछूं हैज हैव हैड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैज हैव हैड के बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ये बात याद है ना। जैसे वी हैव टेकन द एग्जाम, हमने एग्जाम टेक लिया है, ठीक है। हैव बीन के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है, बी के बाद में आती है, वो ड्यूरेशन को बताता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। हैज हैव के बाद में वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखना आप। लेकिन एक चमत्कार देखो, हैड बेटर के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैड के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, लेकिन आपने अगर हैड की जगह पे हैड बेटर का यूज किया तो फिर आपको वर्ब की
प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आई समझ में? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये हेड बेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शुड को। जो जिसकी जगह आएगा उसको वैसा ही काम करना पड़ेगा। ये शुड की जगह आया तो इसको मॉडल के जैसा काम करना पड़ा। मॉडल के जैसा, मॉडल तो तेरा ही है, ये मॉडल नहीं है। ये मॉडल के जैसा काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेड से बना है, ये हेड की एक फॉर्म है। और उसमें शुड की जगह पे आपको हेड बेटर लगाना पड़ेगा। नरेशन की बातें हैं ये वाली। जैसे मैंने आपको एक बताया था ना, मस्ट की जगह पर पास्ट में कौन यूज होगा? हैड टू। हैड टू यूज होगा क्योंकि उसका सिनोनिम है अपने पास में। उसका सिनोनिम क्या होगा? कोई, उसका सिनोनिम क्या है? अरे मस्ट का हैव टू होता है ना, और हैव टू की जगह पे हैड टू आ जाता है। मोमबत्तियां सारी खा गए क्या? है? ये एडवर्ब है, ये वैन का जवाब है। ये भी एडवर्ब है। हालांकि वैसे प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब है। ये भी एडवर्ब है क्योंकि वेयर का जवाब है, ये वैन का जवाब। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ पर किसी प्रकार का? कुछ रिपीट करना है? आगे बढ़े? नोट कर रहे हो क्या ये आप? देखो, अब अपना शुड हो गया, एक वुड है, वुड और पढ़ लेते हैं अपने। देखो, वुड भी एक सिंपल सा ही मॉडल है, इसके अंदर ऐसा नहीं कि कुछ अपने को खास कोई रॉकेट साइंस पढ़नी है। वुड के अलग अलग यूजेस होते हैं, अलग अलग टाइप के। जैसे आपको एक तो ये बताएगा प्रेफरेंस। ठीक है, प्रेफरेंस के साथ साथ वुड आपको और क्या बताता है? ये आपको पास्ट की हैबिट बताता है। इसके अलावा ये आपको बताएगा पास्ट हैबिट के साथ साथ है कंडीशनल्स के बारे में बता देगा। अच्छा, मैनर बोल रहे थे क्या? ठीक है भाई, रिक्वेस्ट या मैनर के बारे में भी ये बताता है कि जब आप कोई बात मैनर्स के साथ या फिर एटिकेट्स के साथ बोलते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रेफरेंस वाला एक बहुत अच्छा इशू रहता है ये, कि प्रेफरेंस का यूज अपने कैसे करें इसमें। जैसे आपने ये सेंटेंस सुना होगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। जैसे किसी के घर जाते हैं अपने, जब गेस्ट होते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है ना, और क्या लाए, क्या लोगे? कि हमें बची हुई सैलरी दे दो बस। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, चाय या कॉफी? सर्दियों में जाते हैं तो पूछते हैं ठंडा पानी लाऊं। गर्मियों में गर्मा गर्म चाय पूछ लेते हैं लोग। सर्दी में चाय ठंडी, मतलब कुछ भी कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। जैसे जब बीकानेर गए, आप में से किसी रिश्तेदारी है क्या बीकानेर? बड़ा अच्छा शहर है। तो जैसे ना हमारी रिश्तेदारी है बीकानेर, सभी नहीं होते ऐसे भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ हमारी रिश्तेदारी है, हमारे वाले हैं ऐसे। तो हम लोग एक बार, जब मैं पहली बार बीकानेर गया था ना, मेरा कोई पेपर था जेईएन का, ये 2011-12 की बात होगी। मैंने बनना नहीं था जेईएन, इसलिए बना भी नहीं मैं जान करके फेल हुआ था। तो है ना, उधर जैसे हम लोग पहुंचे तो जो रिश्तेदार थे, 7-8 लोग हम बैठे थे, मैं साथ में चला गया था किराया बचाने के लिए। तो जैसे हम लोग ऐसे बैठे थे तो वो आंटी आए, पहले थे चा पीछो, नहीं ठीक है, थे पीछो कि नहीं। मेरा कोई 7वां या 8वां नंबर था, मैं इधर ही बैठा था, मैं ऐसे देख रहा था आंटी को, मेरे से कब पूछेंगे। मैं ऐसे मुंह इधर कर रहा था, कभी इधर कर रहा था। फिर आंटी ने एंड में कहा, 3-4 ने हाँ कर दिया, जैसे जैसे कोई बोला ना कि हाँ। फिर मेरे से थे चा मैं, हाँ हाँ मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं भी पीऊंगा। वो प्रेफरेंस पूछ रहे थे कि थे चा पीछो, हाँ जी पीऊंगा।
तो आंटी चाय लेके आए, वो आपने देखी है बोतल पेप्सी और 2.25 लीटर वाली पेप्सी वाली बोतल देखी है, उसका ढक्कन देखा है, इतने इतने से कप थे। तो आंटी चाय लेके आए, फिर उसके बाद आंटी आके ऐसे उन्होंने कप रखे, मैंने कहा ले देखी बता खाली चाय। मैं मन में सोच रहा था खैर बड़ंदे कोई नहीं, आप चाय से मतलब है। मैं कूदने वाला चाय की तरफ, इतनी देर में आंटी ने ऐसे करके पल्ला निकाला, उसकी 7-8 गांठ खोली, उसमें से चाबी का छल्ला निकाला, फिर ऐसे ऐसे करके चाबी ढूंढी, फिर मेरे को तेरे थोड़ा पढ़ना हुई हो, मैंने मुंह ऐसे किया तो मेरे सिर के ऊपर एक अलमारी बनी हुई थी, उसमें से ताला खोला, वो ऐसे निकाल के उसमें से एक ट्रे थी जिसके अंदर काजू कतली और भुजिया पड़ी थी कटोरी के अंदर ऑलरेडी, तो आंटी ने ऐसे करके सामने रख दी। तो वो ऐसे रखी हुई थी वो, फिर उसके वो ऐसे ढक्कन वो जो होते हैं ना एयर एयर पैक होते हैं जो क्या होते हैं वो एयर पैक ही बोलते हैं, वैसे से था वो, ढक्कन से खोले तो थोड़ी देर आंटी ने ऐसे करके देखा, सारा इधर मेरे भुजिया और इधर काजू कतली, मैंने तो ठूस लिए फटाफट। आंटी ऐसे देखने लग गए कि और काटना पड़सी। तो वो मतलब अब उन्होंने ऐसे पूछा कि थे चा पीशो, इसका मतलब मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, वुड की प्रेफरेंस पूछ रहे थे। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कि आप क्या पीना पसंद करोगे, चाय, चाय पत्ती खत्म है, कि फिर के पीओगे, कॉफी ले दो, दूध है ही कोई। तो वो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये क्या है, प्रेफरेंस है। आप इसके जवाब में बोलते हो ऐसे, मान लो आपने कह दिया आई वुड लाइक टू ज्वाइन देम, ये आपने अपनी प्रेफरेंस बता दी, आई वुड लाइक टू ज्वाइन देम, कि मैं उनको ज्वाइन करना पसंद करूंगा, तो फिर एक दिन मैं इधर आ गया, तो ये वुड जो है ये भी प्रेफरेंस बता रहा है आपको। अब एक पॉइंट देखना आप इसमें, मैंने ये सुबह भी बताया था, अगर मैं ऐसे लिखता हूं आई लाइक रनिंग और आई लाइक टू रन, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, बिना कॉपी के पेज पलटे बताना, कौन सा, और आई लाइक टू रन, अरे तो मेरे को बोलने तो दो। आई लाइक रनिंग और आई लाइक टू रन, इन दोनों में फर्क क्या हुआ, ये वाला जो आपको क्या बता रहा है, हैबिट। आई लाइक रनिंग, वो व्यक्ति कह रहा है मुझे दौड़ना पसंद है, जैसे मैं कह दूं मुझे भागना पसंद है, मैं नौकरी छोड़ के इसलिए भागा था, तो आई लाइक रनिंग हो गया यहाँ पर, ठीक है। आई लाइक टू रन, ये क्या है, ये प्रेफरेंस बता रहा है कि मैं भागना पसंद करूंगा, ठीक है। वो मैंने एग्जांपल दिया था, कई बार ऐसे लोग भी स्टेडियम में मिल जाते हैं जिससे अपने बच के निकलते हैं, तो इससे बढ़िया तो मैं रनिंग करना पसंद करूंगा, अगर उसको बात करनी होगी पीछे पीछे भाग के आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर लाइक के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंट का आप यूज करते हो तो वो आपको हैबिट बता रहा है, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस हुआ, हैबिट। अगर लाइक के बाद में टू प्लस वी वन आ रहा है तो ये आपको क्या बता रहा है, प्रेफरेंस बता रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस, आई लाइक टू रन, इसका मतलब वो प्रेफरेंस बता रहा है अपनी, ठीक है। और ये है ना जो सेंटेंस है अपने पास में, दोनों में से आप किसके साथ में वुड लगा सकते हो, फर्स्ट या सेकंड। अब मैं आपसे एक सेंटेंस पूछूं कि इन दोनों का नेगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, ढंग से बनाओ, कौन सा वाला शुड आएगा, फर्स्ट वाले में नेगेटिव बनाना है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू नॉट। चलो ग्रुप तो सही था, आई डू नॉट लाइक रनिंग, ये वो कह रहा कि मुझे दौड़ना पसंद नहीं है, हैबिट की बात हो रही है। यहां पर अगर आपने प्रेफरेंस में बताना है ना तो ये ऐसे हो जाएगा, आई वुड नॉट लाइक टू रन, ये वुड नॉट है, शुड नहीं। प्रेफरेंस कौन बताता है, वुड बताता है, तो आप वुड लगाओ यहाँ पर, अभी तो गलत हो गया। तो मैं नेगेटिव नेगेटिव बोल रहा हूँ ना, और क्या बताऊं, मैं आंसर लिख के अब बताऊं क्या, बताओ कौन सा क्या आएगा, तो ये वुड नॉट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। आई वुड नॉट लाइक टू रन, इसका मतलब मैं दौड़ना पसंद नहीं करूंगा, ये प्रेफरेंस आ रही है। आई लाइक टू रन और आई डोंट लाइक टू रन, आई डोंट लाइक रनिंग, वो कह रहा है कि मैं आई डोंट लाइक रनिंग, मेरा दौड़ना पसंद नहीं है, ऐसी भागते रहो, कोई मतलब हुआ, कोई व्यक्ति ऐसे कह रहा है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, मेरे को तो पसंद है।
समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? कौन से वाला पॉइंट समझ नहीं आया है? ठीक है, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। और अगर आप ये कहना तो आई, मैं अब सब समझ गया हूं, मतलब कंप्लीटेड एक्शन, तो आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, तो हैव आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता लग गया कि इसमें डोंट क्यों आया और इसमें वुड नॉट क्यों आया। उसका कारण क्या है? ये प्रेफरेंस वाला है और ये हैबिट वाला है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है ना। और अगर अपने इन छोटी छोटी चीजों को समझ जाएंगे ना, तो मान के चलो आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। क्योंकि जो अपने सिलेबस के अंदर जो आसान सब्जेक्ट है ना, और स्पेशली वो वाले सब्जेक्ट जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, सीखने की जरूरत खास नहीं है। मैं आपको कह दूं कि आपको कोई नया सब्जेक्ट, जैसे लॉ है, पॉलिटी अलग चीज है, लॉ अलग चीज है, आपके मेंस में लॉ है, एथिक्स है, वो आपके लिए नए सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि 8वीं क्लास के बाद आपने SUPW पढ़ना छोड़ दिया था, तो अब आपके लिए वो सारी चीजें नहीं होंगी। एनवायरमेंट वाला सब्जेक्ट आपके लिए नया होगा, है ना। तो उसको आपने नए सिरे से पढ़ना होगा, वो भी इस लेवल पर आकर। इंग्लिश या हिंदी जो है ना, अपनी जो ग्रामर या लैंग्वेज है, वो उसी लेवल की ही है। आपको बस कुछ नए वर्ड्स याद रखने हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो, एडमिनिस्ट्रेशन के जो वर्ड्स हैं, सिर्फ वो कुछ एक याद करने हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस। इसको अपने बोलते हैं ग्रूमिंग। आपको इसमें ग्रूमिंग चाहिए और कुछ नहीं। तो जैसे मैं सुबह आपसे बात कर रहा था इस बारे में कि 200 मार्क्स के अपने हिंदी और इंग्लिश मिला के हैं, आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स 180 के आसपास इकट्ठा कर सकते हो। स्मार्ट वर्क यही है कि जो पिट सकता है उसे पीट दो, ठीक है। जो ताबे नहीं आ रहा उसको एक बार छोड़ दो, एक बार के लिए। तो पहले इन छोटी छोटी विजयों को प्राप्त करके, वही चंद्रगुप्त मौर्य वाली बात के, वो खिचड़ी के चारों तरफ वो जो है वो ठंडी होती जाए तो वैसे उसे खाते जाओ, सेंटर में गर्म है अभी खिचड़ी, ठीक है। तो ये वो ठंडी खिचड़ियां हैं। नहीं नहीं, वुड हैबिट पास्ट की हैबिट बताता है, वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग फ्लेवर हैं। देखो, पास्ट की हैबिट ये कैसे बताएगा, आप ये समझना थोड़ा सा। आई वुड टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स अलॉट। मैं मेरे दोस्तों के बारे में खूब बातें किया करता था, बाद में पता लगा वो इस लायक है ही नहीं, ठीक है। पहला डिसलाइक तो मेरे किसी बेली का ही आ जाएगा। ये पास्ट की हैबिट है। टार्पिंग मतलब चुगली करना पीठ पीछे, ये उसकी पीठ सुन रही है, बहुत घटिया आदमी है वो। तो आई वुड टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स लॉट, इसका मतलब ये पास्ट की हैबिट है, ऐसा किया करता था, अब नहीं करता है। देखो, हैबिट और पास्ट हैबिट में फर्क है। पास्ट हैबिट का मतलब ये होता है कि अब ऐसा नहीं होता है, वो पास्ट हैबिट इसीलिए है वो वर्ड, है ना। कंडीशनल्स के अंदर वुड का यूज होता है, क्योंकि विल या शैल की जगह पास्ट टेंस में वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात हुई थी ना अपने, देखना ये सेंटेंस इसमें, ये नोट तो कर लिया ना। अरे एक रह गया क्या, मैनर्स, मैनर्स वाला। मैनर्स वाला पहले मैं बता देता हूँ। जैसे आप किसी से ढंग से तमीज से बात करो, वुड यू कॉल देम हियर प्लीज। इस प्लीज वाले सेंटेंस के अंदर वुड का यूज सबसे बढ़िया रहता है। देखो, दो तरीके से ऐसे पूछा जाता है कि उन्हें बुला सकते हो क्या, तो कुड लगा दो। उन्हें बुला दोगे क्या, तो वुड लगा दो। जैसे हिंदी भाषा में भी तो अलग अलग चीजें, अलग अलग वर्ब्स यूज करते हैं ना, इंग्लिश में भी करेंगे। कंडीशनल्स के लिए मैं नए पेज पे लिख देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर 3 एक केस आपको याद रखने हैं, तो थोड़े से आसान ही है वो वाले, कुछ मुश्किल नहीं है केस, ठीक है। ये नोट कर लिया। हाँ, ये वो एटिकेट्स वाली मैनर्स है, स्कूल में आप लोगों ने सुना होगा, बोला होगा किसी टीचर ने। एक ये डायलॉग स्कूल में या कॉलेज में फिक्स है, इससे गंदी क्लास मैंने आज तक नहीं देखी। वो पता नहीं, ऐसे हर क्लास में ही बोलते हैं ऐसे। देखें, नेक्स्ट।
कंडीशनल्स वाली अपने चीज देख लेते हैं क्या है। कोई डाउट आए तो पूछना भाई, बिना डाउट पूछे नहीं जाना। कंडीशनल्स जो है ना, मैं आपको मेन 3 कंडीशंस बता देता हूँ इसके अंदर। जैसे एक तो ये होती है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ में कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल सेकंड क्लॉज के अंदर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह कुछ भी ऐसा आ सकता है। इसको पास्ट में चेंज कर सकते हो, कर दो फिर। इफ को पास्ट में क्या कहेंगे, इफ ही कहेंगे। सब्जेक्ट का पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही रहेगा। V1 का V2, और फिर सेकंड क्लॉज में विल और शैल का हो जाता है वुड। भाई कुछ लोग वुड को उड भी बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, कहीं कल को आप पढ़ रहे हो ना तो वो उड उड कर रहे होंगे, तो उड का मतलब वो वुड होगा। ठीक है, ऐसा मैंने भी सुना है भाई। इसको और पास्ट में ले जाते हैं अपने, वो ऐसे चला जाएगा इफ के साथ में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट ऑफ पास्ट होता है। और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, यहां पर हैड लगाया तो इधर भी लगाओ, लेकिन वो वुड के बाद आने की वजह से हैव हो जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इन 3 कंडीशंस का मैं आपको नाम बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा नाम है। इसको साधारण भाषा में बोला जाता है ओपन कंडीशन, ये है जी सेमी ओपन कंडीशन, और ये वाली जो है ये क्लोज्ड कंडीशन होती है। क्यों पड़ा ये नाम, ऐसे कैसे, बताइए, चेंज करने के उसको। ये बिल्कुल पास्ट का एक हाइपोथेटिकल टाइप का सेंटेंस बन जाता है। ओपन कंडीशन का मतलब होता है कि ये तो डिपेंड करता ही है। ठीक है, कैसे, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। अगर ऐसे कहा जाए इफ यू रीड दिस बुक यू विल गेट द आंसर। अब आंसर प्राप्त करने का क्या तरीका है, क्या कंडीशन है, बुक पढ़नी पड़ेगी। कि अगर आप आंसर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। क्या ये ओपन कंडीशन है या क्लोज्ड कंडीशन है, ओपन है भाई, किताब पढ़ लो आंसर मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन कंडीशन तो है ना, आंसर पाने के लिए बुक तो पढ़नी पड़ेगी ना। अच्छा, अब इसी को अगर अपने थोड़ा सा चेंज करें, इफ यू, अब रीड है ना, एक तो ये रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम रहती है इसके अंदर, तो अपने कुछ और लिख देते हैं। इफ यू joined us on time you would get the chance to win। कि भाई हमें ज्वाइन कर लेते तो तुम जीत भी सकते थे। अब ये सेमी ओपन कैसे है, इसको चेंज करने का मौका अभी भी उसके पास में जब होगा ना, कि वो कहते तो अब कर लूं, कर ले। ठीक है, देखो ट्रांसलेशन नहीं देखनी होती हमने, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ट्रांसलेशन पर बात कर रहा हूं। अगर कोई इस तरह की कंडीशन होती कि आप उसको अब चेंज कर सकते हो, तब आप यूज करोगे किसका, V2 का और वुड V1 का। ये इस तरह की बात है कि जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को कह दो कि, या आपको कोई कह दे कि भाई शाम वाला बैच ज्वाइन कर लेते पहले तो आपकी इंग्लिश और मैं करवा देता, तो आप गए तो अब कर ले, कर लियो, कर लिया ज्वाइन। ठीक है, अब मान लो अपने ये बोल दें, जब मैं मेरी बात कर रहा हूँ अभी, कि मैंने जैसे आपको यही कहा था, तो चेंज होगी कंडीशन, सेमी ओपन है। अगर आप नहीं ज्वाइन करते तो क्या चेंज होता, नहीं होता ना, कुछ भी चेंज नहीं होता फिर, तो ये सेमी ओपन है। ठीक है, अब फुली क्लोज्ड कंडीशन कैसी होती है, वो आप देखो, बड़ी सिंपल सी है। इफ यू हैड joined us earlier you would have got selected।
मान लो आपकी कोई मित्र है, उन्होंने यहाँ ज्वाइन नहीं किया क्योंकि फीस ज्यादा है, और कहीं सस्ते के चक्कर में कहीं मान लो अदर कहीं जगह ज्वाइन कर लिया। जैसे ही रिजल्ट आया आपका सिलेक्शन हो रखा है, आपकी जो सहेली है उसका नहीं हो रखा। ठीक है, तो तने क्यों नहीं पहले ज्वाइन कर लिया था, अब रोले। मान लो आपने ऐसे बोल दिया, तो क्या अब वो पास्ट में जाके इन सब चीजों को चेंज कर सकता है? नहीं, ये होता है फुली क्लोज्ड कंडीशन। हाइपोथेटिकल है ये चीज। हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक होता है। काल्पनिक से मतलब ये रहेगा जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, इमेजिनरी है वो। हाइपोथेटिकल एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे मैं कह दूं कि काश उस वक्त मुझे वो पता होता जो मुझे आज पता है, तो मैं पास्ट को चेंज कर देता। कर सकते हैं, वो कंडीशन है, वो डिपेंड करता है ना। ये जो है ना, ये क्लोज्ड कंडीशन है कि जैसे अरे यार पिछले साल अगर मैंने इस पर पैसे लगाए होते, मान लो कोई, अरे नहीं, कोई वो है शेयर मार्केट में, मान लो आपने ई रिक्शा पर किसी पर पैसे लगाए होते 4 साल पहले किसी कंपनी पर, ठीक है, तो आज बढ़िया लबालब थैले भर भर के पैसे आ रहे होते घर पे। ठीक है, 5 साल पहले अगर ये पता होता तो अब क्या उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, अब लगा दो। तो क्या बोलते हैं उसको, 40 लाख रुपए का एक वो कौन सा सिक्का है, बिटकॉइन। 12 साल पहले पता होता तो एक सिक्का ले लेते बिटकॉइन का, तब तो 200 200 रुपए मिल रहा था। अब ले लो 42 लाख रुपए का एक है, पता नहीं 84 लाख का है। बहुत सस्ते मिल रहे थे। मान लो 2009-10 के अंदर आप फेसबुक पे इन्वेस्ट कर देते, तो 2020 तक आप बढ़िया कमा लेते, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे करते, फिर उसके बाद स्नैपचैट पे करते। इन्वेस्ट ही तो करना था, आईडी नहीं बनानी, इन्वेस्ट करना था। वो इस हिसाब से कह रहा हूं मैं। तो अगर उस वक्त हमें वो पता होता जो आज पता है, तो काफी कुछ चेंज आ सकता था, है ना। फिर कौन सी सरकारी नौकरी, कौन सी तैयारी। हाँ मतलब अब आज से 5 साल बाद अपने किसी और चीज का सोच रहे होंगे। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो ऐसी चीज पर करो जो गवर्नमेंट से जिनके टर्म्स अच्छे हैं, जैसे कोई सड़क बनाने वाली कंपनी है, उस पर इन्वेस्ट करो, भविष्य उन्हीं का ही है। तो चाहे आप उसमें 5 रुपए लगाओ तो आपको शाम तक 5.5 रुपए मिल जाएंगे, उसके प्रॉफिट में ही जाएगा। पावर सेक्टर, ये मतलब जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है वो वाली चीजें। बल्ले तो अपने इंग्लिश पढ़ रहे थे, वापिस आते हैं इधर। ठीक है, इफ यू हैड जॉइंड अस अर्लियर यू वुड हैव गॉट सिलेक्टेड। अरे हमें ज्वाइन कर लेते तो तुम भी सिलेक्ट हो जाते। वो मान लो ऐसे आप चिढ़ा रहे हो किसी को। ठीक है, ये है समझ में क्या। कंडीशन के अंदर आप वुड का यूज कैसे कर रहे हो, ये पढ़ा, ये पढ़ा, इसका बना है। कोई डाउट यहाँ तक? एक छोटा सा मॉडल रह गया, बिल्कुल ही वो 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है? कोई भी ऐसा पॉइंट जो अभी तक कुछ भी समझ आ गया हो? समझ आ गया सर। लो भाई लास्ट देखते हैं इसके अंदर अपने आज का लास्ट। भाई आज का लास्ट, एक तो आप लोग खुश हो जाते हो मैं जैसे कहता हूँ कि लास्ट, आप सोचते हो मैं कल से नहीं आऊंगा है। और टू जो होता है ना वो शुड के जैसा ही है, बस ये बेचारा एक ही काम कर सकता है। कौन सा? मॉरल सजेशन। शुड जो है वो नॉर्मल सजेशन भी देता है। ठीक है, शुड नॉर्मल सजेशन भी देता है और मॉरल सजेशन भी देता है। ये बेचारा एक मॉरल सजेशन ही दे पाता है, और बापड़े कोई और काम ही नहीं है। नहीं नहीं, ये क्यों बताएगा? उसके लिए तो अपने पास में मस्ट है ना, वो स्ट्रॉन्ग सजेशन भी तो बताता है। मॉरल सजेशन जैसे यू ought टू फॉलो ऑल द लॉज। लॉ की बात कर रहा हूं मैं, रूल की बात नहीं कर रहा। रूल तो बनते ही तोड़ने के लिए, लॉ तोड़ने के लिए नहीं बना। वो नहीं तोड़ना होता। चले भाई, लॉ में लिखा है किसी सोए हुए के ऊपर से ट्रक नहीं निकालना, भाई ने कार निकाल दी। ठीक है, वो तो खैर तब भी बच गया। यू हैव टू फॉलो ऑल द लॉज, ये क्या है? मॉरल सजेशन, कि आपको लॉ को फॉलो करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। ये ऑट टू है। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं भाई। ठीक है जी, ये आगे समझ में। आप ये वाली क्लास लगा लिया करो। ठीक है, लगा लो, मैं तो नहीं रोक रहा, मेरे हिसाब से तो लगा लो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही करवाना है, वही करवाना है जो सुबह याद करके आया था मैं। ठीक है, इतना ही याद करा होता मैंने। ठीक है,
और डाउट्स पूछा करो। मेरे हिसाब से ना आप लोग ऐसे किया करो कि अगर आप 2 टाइम लगाते हो तो प्रैक्टिस, जैसे आपको एक तो नाउन के दे दिया है ना, और प्रोनाउन से पहले मैं आपको डिटर्मिनर और इसके प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बीच में उस पे आ गया था 1000 सेंटेंस पे, मैं उस पे लगा हुआ था इतने दिनों में, लेकिन अब थोड़ा सा मेरे पास समय है तो अभी जाते हुए बोल जाऊंगा। एडजेक्टिव वाली शीट्स है ना, वो मिल जाएगी आपको कल परसों तक है ना, ये मान लो परसों शाम तक आपको सारा असला बारूद मिल जाएगा, जो अभी तक जो करवाया है ना उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने करवाया है उसमें से ही पूछो, अलग से भी पूछा करो। अरे लोग पूछ रहे हैं, अरे लोग आगे निकल गए आप लोगों से बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी तो उन बुकलेट्स में से आप पूछ सकते हो। बिल्कुल मिलेगा, नहीं तो खुद परचेज कर लो, टिकड़ी वाले पटाखे तो ला ही सकते हो। हाँ जी।